नमस्कार, मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कंपनी लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे ओपीसी, एकल व्यक्ति कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी से संबंधित जो प्रावधान है या एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है, किस तरह से इसका निर्माण होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, आदि सभी बातों की हम चर्चा करेंगे आज के भाग में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एकल व्यक्ति कंपनी। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं परिभाषा के साथ कि एकल व्यक्ति कंपनी होती क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है वह हमें बता रही है, एकल व्यक्ति कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन किसी एक ही सदस्य के साथ हुआ है तथा जिसका अपने निर्णय करने वाले सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस सीरीज में पहले भाग में जहां कंपनी की परिभाषा और कंपनी की विशेषताओं का वर्णन किया था, उसी के अनुसार इसी एकल व्यक्ति कंपनी की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें बताया है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंदर होता है और इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता है और जो सदस्य होता है उसका कंपनी से पृथक अस्तित्व होता है और उसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। तो अगले है एकल व्यक्ति कंपनी के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो विशेषताएं हैं वह कंपनी की और एकल व्यक्ति की सेम ही है, जिसका हम डिटेल डिस्कशन पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो हम इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, मैं इसे जस्ट रीड कर देती हूँ। तो आप इसका लिंक अपनी स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और पार्ट 1 में आप इसे डिटेल डिस्कशन इसका देखें। तो मैं जस्ट इसको एक बार रीड कर देती हूँ कि इसके जो लक्षण है, प्रमुख या विशेषताएं हैं, वह है कि ये एक समामेलित संस्था है, निजी कंपनी के रूप में इसका समामेलन होता है, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका पृथक अस्तित्व होता है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व होता है इसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, अंश पूंजी होती है, अंशों की अंतर्निहितता होती है, सीमित दायित्व होता है, अनुबंध करने की क्षमता होती है, कर योग्यता होती है, प्रबंधकीय दल या संचालक मंडल होता है, स्वतः उत्तराधिकार होते हैं, पृथक संपत्ति होती है, अपने अलग वैधानिक दायित्व होते हैं, निवास स्थान होता है और इसे राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। लेकिन यह एक कृत्रिम व्यक्ति है तो इसके मूलाधिकार नहीं होते हैं और ये दुश्मन चरित्र नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये अपन डिटेल डिस्कशन इसे आप इसके देखने के लिए पार्ट 1 को देखें और स्क्रीन पर दिए गए आई बटन को प्रेस करें। तो अगला हम टॉपिक लेते हैं इसी का, एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी प्रावधान, यानी कि किस तरह से एक एकाकी कंपनी 1% कंपनी का निर्माण होता है और उसके क्या प्रावधान दिए गए हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। तो जो पहला प्रावधान है वह यह है कि एक सदस्य निर्माण। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि एकल व्यक्ति कंपनी, यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही सदस्य होता है। तो कोई भी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के द्वारा ही एकल कंपनी व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। इसके जो दूसरा प्रावधान है वह है निवासी सजीव व्यक्ति द्वारा समामेलन, यानी कि निवासी, सबसे पहले कि जो व्यक्ति इस कंपनी को निर्माण कर रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और सजीव व्यक्ति, अभी आप इस सजीव से तात्पर्य है कि जैसा है कि एक कंपनी होती है और कंपनी को क्या माना जाता है, कृत्रिम व्यक्ति। तो एक कृत्रिम व्यक्ति ओपीसी 1% कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता। एक सजीव व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है उसके द्वारा ही एकल व्यक्ति कंपनी का समावेलन किया जा सकता है। इसकी जो तीसरा प्रावधान है वह अधिकतम कंपनियों की संख्या से बताया गया है कि एक व्यक्ति एक कंपनी का समावेलन कर सकता है। यानी कि मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एक व्यक्ति हैं और आप अपने नामों में अलग अलग बहुत सारी कंपनियों का निर्माण कर ले, ये नियम नहीं है कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो किसी एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य है और वह किसी अन्य कंपनी में नामांकित होने के कारण उस अन्य कंपनी का सदस्य बन जाता है, तो उसकी सदस्यता की योग्यता
को ना उसे 180 दिनों के भीतर भीतर पूरा करना पड़ता है और वह उसे अपनी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। और उस 180 दिन के भीतर उसे पहली वाली जो कंपनी होती है उसकी सदस्यता को क्या करना होता है, त्यागना होता है। अगला जो प्रावधान है वह है निजी कंपनी के रूप में समामेलन। यानी कि जो एक एकल व्यक्ति कंपनी होती है वह कभी भी सार्वजनिक कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या उनका होना अनिवार्य है। और तो इसका जो पंजीकरण होता है वह एक निजी कंपनी के रूप में होता है। अगला इसका प्रावधान है एक ही अभिदाता। क्योंकि एक ही व्यक्ति इस कंपनी का समामेलन करता है तो इसमें अभिदाता की संख्या भी एक ही होती है। अभिदाता का नामांकित व्यक्ति, यानी कि अभिदाता का नामांकित व्यक्ति से आशय यहाँ पर नॉमिनी से लिया गया है कि मतलब उस व्यक्ति के ना रहने या मतलब की दशा में उस कंपनी को आगे कौन चलाएगा, तो उसे अभिदाता को अपना एक नामांकित व्यक्ति का नाम उसमें लिखना है और यह नाम उसके सीमा नियम के भीतर लिखा जाना चाहिए और उसे वह उसकी फोटोकॉपी या जो फाइल होती है वो रजिस्ट्रार को अपने जमा करवानी होती है। अगला जो इसका प्रावधान है वह है नामांकित द्वारा सदस्य बनना तथा नामांकन करना। जब एकाकी कंपनी का सदस्य जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वह अनुबंध करने के लिए अयोग्य हो जाता है, वह अनुबंध करने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसके द्वारा जो नामांकित व्यक्ति है, एकाकी व्यक्ति के अभिदाता या सदस्य द्वारा जो नामांकित व्यक्ति होता है वह उस कंपनी का सदस्य और अभिदाता बन जाता है और उसे अपनी सदस्यता प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भीतर ये सूचना जो है किसको, रजिस्ट्रार को देनी होती है और लिखित में ये उसे सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। और ऐसा परिवर्तन 15 दिनों के भीतर लिखित सहमति से उसका नामांकन कर लेगा। यदि वह मतलब जो एकक सदस्य है वह जीवित है और अनुबंध करने की योग्यता में नहीं है तो 15 दिनों के कार्यभार संभालने के बाद वह लिखित में अपना ले लेगा और अगले 30 दिनों में जो सूचना होगी परिवर्तन की वह किसे, कंपनी रजिस्ट्रार को दे दी जाएगी। अगला जो इसका प्रावधान है वह है पंजीयन। किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण इस अधिनियम के अधीन पंजीयन की अपेक्षाओं को पूरा, यानी कि पंजीयन के लिए तो वही जो नियम एक कंपनी पे लागू होते हैं वो सभी उसको करने पड़ेंगे कि बनाना, अधिकार पत्र, अंतर नियम, सीमा नियम, मतलब जो भी नियम है वो जो अन्य कंपनियों पे लागू होते हैं वो इस एकल व्यक्ति कंपनी को भी पूरे करने पड़ेंगे। अगला जो इसका प्रावधान है नाम के साथ कुछ शब्द जोड़ना। जैसा कि फ्रेंड इसके पहले के भाग में अपन ने निजी कंपनी का डिस्कशन किया था और एक निजी कंपनी क्या होती है इसे मतलब पूरा बताया था। उस पिछले भाग 4 में अपन ने इसकी चर्चा की थी। अगर आप उस भाग 4 को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस कर रहे, तो उसमें भी ये था ना कि नाम के साथ कुछ जोड़ना। तो ये जो एक निजी कंपनी होती है उसे अपने नाम के आगे क्या प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना होता है। उसी तरह से एक एकाकी व्यक्ति को अपने नाम के साथ ओपीसी 1% कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना अनिवार्य होता है। उसके बाद जो अगला प्रावधान है संचालक। तो प्रत्येक व्यक्ति, एकल व्यक्ति जो कंपनी होती है उसमें मिनिमम एक संचालक का होना आवश्यक है और इसकी अधिकतम सीमा को कितना 15 भी कर सकते हैं और अगर उससे भी बढ़ाने हो ज्यादा तो क्या करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप उससे भी ज्यादा संचालकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगला जो प्रावधान है धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति कंपनी नहीं, यानी कि ये बताया गया है कि सेक्शन 8 के अंदर जो धर्मार्थ कंपनियां होती है धर्मार्थ उद्देश्य के लिए, उसके लिए आप ओपीसी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रावधान है गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं न करना। कोई भी एक व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाओं का संचालन नहीं कर सकती, यानी कि अपनी कंपनी की प्रतिभूतियों को इन्वेस्टमेंट या निवेश के कार्य संबंधी नहीं कर सकती है। अगला जो पॉइंट है वह है नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव। यानी कि फ्रेंड्स जब अपन ने भी इसके प्रावधान में बताया था कि नामांकित अभिदाता द्वारा नामांकित व्यक्ति करना कि अपने सीमा नियम में जो एकल सदस्य होता है उसे अपना नॉमिनी का नाम करना आवश्यक है और जब जो सदस्य होता है वह अनुबंध करने की स्थिति में नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, जो नामांकित व्यक्ति होता है वो उस कंपनी का सदस्य हो जाता है। तो किस तरह से इसके परिवर्तन के नियम है, तो इसमें जो पहला है वह है कि जब नामांकित स्वतः सदस्य बन जाता है
यानी कि एकल व्यक्ति कंपनी के सदस्य की मृत्यु या अनुबंध न करने की जब दशा होती है और जो सदस्य होता है, तो यदि वह कार्य नहीं कर सकता और जो नामांकित व्यक्ति है वह अगर कंपनी का सदस्य बन जाता है तो उसे सदस्य बनने के 30 दिनों के भीतर अपनी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को देनी होती है और वह व्यक्ति सदस्य मान लिया जाता है। इसमें जो दूसरा है कि जब नामांकित व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले लेता है, वह कहता है कि एकाकी व्यक्ति सदस्य जो है वो अपनी सहमति वापस ले लेता है, 15 दिनों के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को वहां कार्य के लिए बताया कि भाई मैं नामांकन मतलब मैं कंपनी का सदस्य नहीं रह पाऊंगा और अपनी लिखित सहमति देता है, तो यह सूचना भी फिर कंपनी रजिस्ट्रार को कितने 30 दिनों के भीतर देनी होगी और इसके लिए उसे फॉर्म नंबर INC 4 में नए नामांकन की सूचना दी जाएगी और जो लिखित सहमति होगी उसके लिए फॉर्म नंबर INC 3 देना होगा और निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। जो तीसरा इसमें है वह है जब सदस्य नामांकित के नाम में परिवर्तन करता है, यानी कि ऊपर की जो दशा में था वो तो क्या था कि जब जो नामांकित व्यक्ति होता है वह सदस्य बन जाता है फिर वह नाम चेंज करता है। इसमें तो बोला कि जो कंपनी का सदस्य है वो ही अगर नाम परिवर्तन करना चाहे कि भाई मैं अपने नामांकित का नाम परिवर्तन करना चाहता हूँ या बदलना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य अपने द्वारा नामांकित व्यक्ति को बदलना चाहता है तो उसके बदलाव या परिवर्तन उसके मृत्यु होने या नामांकित के अनुबंध करने की क्षमता अयोग्यता होने के कारण नामांकित में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को सूचना देनी होगी और उस सूचना को लिखित सहमति में लेकर उसे INC 3 नंबर फॉर्म में लेकर रजिस्ट्रार को 30 दिनों के भीतर भीतर यह सूचना निर्धारित शुल्क के साथ जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद कंपनी का जो अगला है वह पॉइंट है एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य के साथ अनुबंध। देखो जैसा कि अपन ने पहले इसकी विशेषताओं में बताया था कि कंपनी का अपना अलग पृथक अस्तित्व होता है, उसके पृथक दायित्व होते हैं और उसे एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया। तो जो कंपनी का सदस्य होता है उसका अपना अलग स्थायी होता है और जो कंपनी होती है उसका अपना अलग अस्तित्व होता है। तो जो कंपनी के सदस्य का एकाकी कंपनी के साथ कोई अनुबंध होता है तो क्या होता है कि जो दोनों होते हैं मतलब जो कंपनी का सदस्य होता है कंपनी के साथ कोई अनुबंध करता है तो उस अनुबंध की सभी शर्तें या उस अनुबंध से संबंधित सभी बातों को लिखित में लिखकर या संचालक मंडल की सभा में उसके कार्यवृत्तांत में लिखकर और उस पर हस्ताक्षर करके उसका अनुमोदन कर लिया जाना चाहिए और उस अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर उसकी सूचना किसको रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए। तो वह अनुबंध एक व्यक्ति द्वारा उसकी कंपनी के साथ कर लिया माना जाता है। अगला जो पॉइंट है कि एक व्यक्ति कंपनी को विशेषाधिकार या छूटे। तो एक कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक OPC कंपनी को कुछ विशेष अधिकार और कुछ छूटें दी गई है, कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं, कुछ प्रिविलेजेस दी गई है, तो उसकी हम बात करेंगे अब। तो जो पहला है वह है अभिदाताओं की संख्या। तो फ्रेंड्स पहले अपन ने जैसा कि पढ़ा है कि एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण या पंजीकरण एक निजी कंपनी की तरह होता है, यानी कि कभी भी एक OPC कंपनी सार्वजनिक कंपनी नहीं हो सकती, एक निजी कंपनी में इसका निर्माण होता है निजी कंपनी की तरह। तो इसके लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना एक ही होती है, एक ही व्यक्ति होता है जो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। फिर यह है सदस्यों की न्यूनतम संख्या। सदस्यों की न्यूनतम संख्या अपन ने पहले करी थी, निजी कंपनी में 2 होनी चाहिए, सार्वजनिक में 7 होनी चाहिए, लेकिन OPC कंपनी में कितनी होगी सिर्फ 1। फिर है संचालकों की संख्या। संचालकों की संख्या भी यही है, निजी कंपनी में 2, सार्वजनिक में 3 और एकल व्यक्ति में कितनी होगी सिर्फ 1, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही सदस्य होता है तो ये जो सभी संख्याएं हैं वह एक ही होती है। फिर है इसका प्रथम संचालक कौन माना जाएगा, तो जो कंपनी का संचालक वही माना जाएगा एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का एकाकी सदस्य, यानी कि इसका जो सदस्य होगा अभिदाता वही इसका प्रथम संचालक माना जाएगा। अगले जो इसके विशेषाधिकार है संचालक मंडल की सभाएं।
अपने जो निजी कंपनी या सार्वजनिक बहुव्यक्ति कंपनियां जो होती है उनको जो अब कंपनी के प्रावधान है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में 4 सभाएं बुलानी होती है। उनके अंतराल 2 सभाओं के मध्य 90 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और ये सब प्रावधान लागू होते हैं। तो ऐसा जो कोई भी नियम होता है वो एकल व्यक्ति कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसको ये सब संचालक मंडल की सभा बुलाना करना आवश्यक नहीं होता है। और अगला जो इसमें पॉइंट है वह है संचालक मंडल की सभाओं की गणना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी कंपनी जो होती है उसमें क्या होती है कि प्रति वर्ष 4 सभाएं आयोजित करनी होती है, उन दोनों के बीच में 90 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए ऐसा। तो लेकिन जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि उसको पूरे वर्ष में यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 सभाएं आयोजित करनी है और यदि उसकी संचालकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए उसके लिए। फिर अगले जो इसका विशेषाधिकार है वह है संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या होगी। अब अपन सभा तो बुलाएंगे, जैसा कि बता दिया 2 सभा बुलाना जरूरी है, तो उन 2 सभाओं में जो क्या होगी, गणपूर्ति क्या होगी। तो ये बताएगी एक बहुव्यक्ति कंपनी यानी कि एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर जो होती है एकाकी कंपनी अपने संचालक मंडल की सभा के लिए गणपूर्ति संबंधी प्रावधानों का पालन करना होता है। लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी को संचालक मंडल की सभा ही नहीं करनी पड़ती है और यदि उसके 2 संचालक है और उसको संचालक मंडल की सभाओं करने संबंधी प्रावधान उस पर लागू होते हैं तो उसे गणपूर्ति के नियमों का या उसके प्रावधानों का पालन भी करना पड़ेगा। अगला है वार्षिक साधारण सभा। तो एक जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसे अपनी वार्षिक साधारण सभा को बुलाना आवश्यक नहीं है। फिर है अधिकरण द्वारा असामान्य साधारण सभा बुलाना। अधिकरण यानी कंपनी का जो अधिकरण होता है रजिस्ट्रार, तो किसी भी बहुव्यक्ति कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसा एक एकल कंपनी की दशा में ऐसा नहीं हो सकता है। अधिकरण ओपीसी कंपनी को ऐसा आदेश नहीं दे सकता है। तो और जो कंपनी अधिनियम की धारा 100 से लेके धारा 111 तक के जो प्रावधान होते हैं उन पर ओपीसी कंपनी को विशेष अधिकार छूटे, यह नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। साधारण सभा में संकल्पों की आवश्यकता यानी कि रिजोल्यूशन पास करना। तो जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसे तो जो सदस्य होता है उसके द्वारा अगर मान लिया जाता है तो उसे लिखित में उसके वृत्तांत को लिखकर मिनट्स बनाकर यदि कंपनी के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर तिथि के साथ कर दिए जाते हैं तो वह रिजोल्यूशन पास हुआ माना जाता है। संचालक मंडल की सभा में संकल्पों की आवश्यकता यानी कि जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें रिजोल्यूशन कैसे प्राप्त हो करेंगे या कैसे मान लिया जाएगा कि इसका रिजोल्यूशन पास हो गया है। तो जो एक संचालक होता है, एक संचालक एक व्यक्ति ओपीसी कंपनी की दशा में संचालक मंडल द्वारा कोई कार्य संकल्प पारित तब माना जाएगा यदि उस संचालक मंडल ने कार्य वृत्तांत लिखकर संचालक ने तिथि के साथ हस्ताक्षर कर दिए होते हैं। यानी देखो एक ओपीसी कंपनी में किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो सदस्य होता है या जो संचालक होता है वह उस कार्य को लिखित में लिखकर उस पर तिथि के साथ हस्ताक्षर कर देता है तो वह संकल्प पारित कर लिया माना जाता है। अगला जो है वह है नकद प्रवाह विवरण। एक एकल व्यक्ति कंपनी को अपना नकद प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक नहीं है। वित्तीय विवरण का अनुमोदन। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में वित्तीय विवरणों का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है और ये अगर कंपनी पे सीएस है तो कंपनी सचिव है तो उसे कराना है और यदि कंपनी सचिव नियुक्त नहीं है तो वह अपने सिर्फ संचालक से ही करवा देगा ऐसा। अगला जो विशेष अधिकार है वह है वित्तीय विवरण की स्वीकृति या अंगीकरण की। उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उनको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसका जो एकाकी सदस्य होता है उसके द्वारा ही वित्तीय विवरणों का स्वीकरण किया जाता है। वित्तीय विवरण फाइल करना।
जब एकल व्यक्ति कंपनी के वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 180 दिनों के भीतर अपने रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण फाइल करने होते हैं। वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर। एक एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वह अपने साइन करके देता है, लेकिन और उस पर कंपनी सचिव अथवा व्यवसायिक कंपनी सचिव के हस्ताक्षर भी उस पर करवाना आवश्यक होते हैं। तो ये कुछ विशेषाधिकार थे जो एक एकाकी कंपनी को कंपनी अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भागों में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।